अब हम लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं। इसमें है टॉपिक प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स। प्रोजेक्टिव मॉड्यूल की डेफिनेशन है ए मॉड्यूल पी। ये सही नजर आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है मैम, ठीक नजर आ रहा है। ए मॉड्यूल पी ओवर ए रिंग आर इज सेड टू बी प्रोजेक्टिव। कि एक मॉड्यूल किसी रिंग आर के ऊपर है, इसको हम प्रोजेक्टिव कहेंगे। इफ गिवन एनी डायग्राम ऑफ आर मॉड्यूल्स, डायग्राम ये इस तरह की होगी। आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म विद बॉटम रो एग्जैक्ट। के ये जो डायग्राम बनी हुई है इसकी ये नीचे वाली रो जो है ये एग्जैक्ट है। देयर एग्जिस्ट एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एच फ्रॉम पी टू ए। कि हमें P से A तक एक R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिल जाए such that the diagram is commutative। वो H जो हमें मिले वो इस तरह का हो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इस पूरी डायग्राम के कम्यूटेटिव होने का मतलब, अब तक तो हम कई बार ये टर्मिनोलॉजी यूज कर चुके हैं। कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब कि P से A तक और A से B तक, मतलब P से B तक जाने के दो रास्ते हमें नजर आ रहे हैं। एक तो P से B तक जाने का रास्ता ये है कि डायरेक्ट हमारे पास एक R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है F। एक P से B तक जाने का रास्ता ये है कि हम P से A तक आए और फिर A से B तक चले जाए। तो P से B तक इस रास्ते से अगर आए तो क्या मैप बनता है? P से B तक मैप बनता है G इंटू H, मतलब कंपोजिशन ऑफ G एंड H। तो इस पूरी डायग्राम के कम्यूटेटिव होने का मतलब ये है कि G इंटू H इक्वल आ जाए F के, क्योंकि P से B तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, तो दोनों रास्ते जो हैं वो इक्वल हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि ये जो डायग्राम है ये क्या है? कम्यूटेटिव डायग्राम है। यहाँ पे दोबारा से देखते हैं एक मॉड्यूल ये जिसको हमने P का नाम दिया हुआ है, ये मॉड्यूल P जो है ये प्रोजेक्टिव होगा। ये वाले जो दो होमोमॉर्फिज्म्स है ये गिवन होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। ये जो तीन मॉड्यूल्स हैं ये भी गिवन मॉड्यूल्स होंगे, और ये जो नीचे वाली रो एग्जैक्ट है ये भी गिवन होगा कि ये वाली रो एग्जैक्ट है। हमें अगर ये चेक करना है कि क्या ये मॉड्यूल P जो है ये प्रोजेक्टिव है या नहीं, तो हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि हमें P से A तक एक मैप H मिल जाए सच दैट कि ये वाली डायग्राम कम्यूट करे, मतलब G इंटू H इक्वल टू F आ जाए। तो हमारे दो काम हुए, एक तो हमें ये मैप ढूंढना हुआ H, और दूसरा क्या करना हुआ कि G इंटू H को इज इक्वल टू शो करना है F के। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बात लिखी है कि ये वाली जो रो है ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। इस रो के एग्जैक्ट होने का क्या मतलब है कि यहाँ B से 0 तक जो मैप होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दें? K का नाम दे देते हैं। B से 0 तक जो मैप है उसको K का नाम दे देते हैं। तो इस रो के एग्जैक्ट होने को हम क्या कहते होते हैं कि कर्नल ऑफ दिस K इक्वल होना चाहिए इमेज ऑफ दिस G के। तो मैंने जब एग्जैक्टनेस वाला आपको लेक्चर पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको ये रिमार्क लिखवाया था कि A से B तक और B से 0 तक अगर सिर्फ इतना सा सीक्वेंस है तो हम ये कहेंगे ये सीक्वेंस एग्जैक्ट होगा अगर G क्या होगा? ऑन टू होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका प्रूफ लिख के किसी एक स्टूडेंट को भेजा भी है। मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिया था, पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं। अमारा को मेरा ख्याल है मैंने इसका प्रूफ भेजा है कि अगर सिर्फ इतना सा सीक्वेंस है A से B, B से 0, अभी फिलहाल हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस बात को समझना चाह रहे हैं कि ये जो बात लिखी है कि बॉटम रो इज एग्जैक्ट, तो इस एग्जैक्टनेस का मतलब क्या है? हाँ, मैंने हमारा को भेजा इसका प्रूफ। इस एग्जैक्टनेस का मतलब ये है कि सिर्फ इतना सा सीक्वेंस अगर हमें गिवन है तो हम ये कहेंगे ये सीक्वेंस एग्जैक्ट होगा अगर G क्या होगा? ऑन टू मैप होगा। तो इस सीक्वेंस, इस रो के एग्जैक्टनेस से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो मैप G है ये सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं बल्कि साथ ही साथ ऑन टू भी है, मतलब ये G क्या है? ये एपीमॉर्फिज्म है। तो मॉड्यूल P जो है ये प्रोजेक्टिव होगा अगर इस तरह की कोई हमें डायग्राम गिवन है और इस गिवन डायग्राम के लिए हमें एक मैप H मिल जाता है सच दैट G इंटू H इक्वल आ जाता है F के। अब यहाँ पे मैंने ये बात लिखी है, वी विल प्रूव फ्यू थ्योरम्स दैट विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स। हमें यहाँ पे हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे, यही थ्योरम्स जो हैं ये हमें इस प्रोजेक्टिव मॉड्यूल की एग्जांपल्स प्रोवाइड कर देंगे। किस तरह से? जैसे मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी, एवरी फ्री आर मॉड्यूल F ओवर ए रिंग R विद आइडेंटिटी इज प्रोजेक्टिव। कि हर फ्री मॉड्यूल जो है
ये प्रोजेक्टिव मॉड्यूल होगा। तो जैसे मैंने आपको फ्री मॉड्यूल्स की तो एग्जांपल्स कराई हुई है ना, अगर आप लेक्चर निकाल के देखें आई थिंक 16 या 15 जिसके अंदर हमने फ्री मॉड्यूल का टॉपिक शुरू किया था, तो वहां पे हमने फ्री मॉड्यूल्स की एग्जांपल्स की हुई है। तो जितने भी मॉड्यूल्स फ्री मॉड्यूल्स हैं वो सब के सब क्या बन जाएंगे, वो क्या होंगे, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स भी होंगे। तो हर वो एग्जांपल जो हम फ्री मॉड्यूल के लिए कंसीडर कर सकते हैं, हर वही एग्जांपल प्रोजेक्टिव मॉड्यूल के लिए भी कंसीडर की जा सकती है। अब ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी है कि एवरी फ्री मॉड्यूल एफ ओवर ए रिंग आर विद आइडेंटिटी इज प्रोजेक्टिव, कि हर फ्री मॉड्यूल प्रोजेक्टिव मॉड्यूल होता है। इस बात को हम यहाँ प्रूफ भी कर देते हैं कि कैसे हर फ्री मॉड्यूल जो है वो प्रोजेक्टिव मॉड्यूल बन जाता है। उसके लिए अगर हम ये शो करना चाह रहे हैं कि एक फ्री मॉड्यूल है उसमें प्रोजेक्टिव बन जाना है, तो प्रोजेक्टिव बनाने के लिए तो हमें इस तरह की एक डायग्राम कंसीडर करनी पड़ेगी ना। इस तरह की एक डायग्राम हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। यहाँ पी की बजाय हम एफ लिखेंगे क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि हमारा मॉड्यूल क्या है, फ्री मॉड्यूल है। और फिर हम एफ से ए तक एक होमोमॉर्फिज्म की एग्जिस्टेंस शो करेंगे सच दैट की डायग्राम कम्यूट करे। तो डायग्राम कंसीडर करेंगे, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कंसीडर द डायग्राम ऑफ यूनिटरी आर मॉड्यूल्स विद होमोमॉर्फिज्म्स एंड एग्जैक्ट बॉटम रो। हमने ये एक डायग्राम कंसीडर की है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं ये यूनिटरी आर मॉड्यूल्स हैं, और ये जो जी और एफ हैं ये होमोमॉर्फिज्म्स हैं, और एग्जैक्ट बॉटम रो है तो इसका मतलब है कि जी क्या है, ये एपीमॉर्फिज्म है। सिंस बॉटम रो इज एग्जैक्ट, सो G is epimorphism. Let X be a basis for free R module F. हमने सपोज कर लिया कि जो F है फ्री मॉड्यूल है तो जाहिर है उसकी कोई ना कोई बेसिस होगी, कि ये जो F है इसकी हमारे पास एक बेसिस है, इसको हमने नाम दे दिया X का। Then for each X belong to X, Fi of X belong करेगा B से। अगर हमने यहाँ पे आप सपोज करो कि इस F से पीछे हमारे पास X है, तो X से F तक जो मैप होता है उसको हमने कई बार यूज किया, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन मैप। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम थोड़ी सी बना के दिखा दी हुई है कि X से F तक जो मैप होता है ये इंक्लूजन मैप होता है। इंक्लूजन मैप आप हर उस जगह पे डिफाइन कर सकते हो जब एक सबसेट से सेट तक कोई मैप डिफाइन करना होता है। तो X क्या है, अगर F फ्री मॉड्यूल है तो X F की बेसिस है। तो बेसिस क्या होता है, वो असल में इसी F का ही सबसेट होता है ना। तो सबसेट से सेट तक हम हमेशा ये मैप यूज कर सकते हैं जिसको हम इंक्लूजन मैप कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन होती है कि ये मैप एक्स के हर एलिमेंट को एक्स के हर अपने आप के एलिमेंट के ऊपर मैप कर देता है। तो अब अगर हमारे पास एक्स से एफ तक मैप है आई, एफ से बी तक मैप है एफ, तो एक्स से बी तक क्या मैप बन जाएगा, वो इन दोनों की कंपोजिशन बन जाएगी एफ इंटू आई। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर x बेसिस है f की, देन फॉर ईच x बिलोंग टू x, f इंटू आई ऑफ x किस में चला जाएगा, b में चला जाएगा। कि f इंटू आई जब x के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा तो आंसर किस में आ जाएगा, b में आ जाएगा। सिंस g इज ऑन टू, अब क्योंकि g मैप जो है ये ऑन टू है तो इसका मतलब है कि इमेज ऑफ g जो है वो इक्वल टू b होगा। क्या हम G के ऑन टू की डेफिनेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि B के हर एलिमेंट के लिए A में कोई एलिमेंट है सच दैट कि G ऑफ A का एलिमेंट इक्वल टू B का एलिमेंट आ जाएगा। तो अब B के हर एलिमेंट के लिए हमें A में एलिमेंट मिल जाता है, तो अगर B के अंदर ये वाला एलिमेंट है F इंटू आई ऑफ एक्स, तो इस एलिमेंट के लिए भी हमें सेट A के अंदर एक एलिमेंट मिलेगा जिसको हमने AX का नाम दिया है G के ऑन टू होने की वजह से। देयर एग्जिस्ट AX बिलोंग टू A such that कि g of ax जो है वो इक्वल आ जाएगा fi of x के, g के ऑन टू होने की वजह से। सिंस f इज फ्री, f क्योंकि फ्री मॉड्यूल है, द मैप h प्राइम फ्रॉम x टू a, x से a तक जो मैप है हमारे पास जिसको हम h प्राइम कह रहे हैं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि h प्राइम ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाता है ax के। induces an R module homomorphism H from F to A। ये जो H प्राइम मैप है ये F से A तक एक R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इंड्यूस करता है। ये कैसे इंड्यूस करता है ये हम अभी यहाँ पे लेक्चर ओपन कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 16। इसके अंदर हमने ये बात प्रूफ की थी
ये आप इस बात को नोट करेंगे कि ये थ्योरम हम बार बार यूज करें, जहाँ कहीं भी हम फ्री मॉड्यूल्स की बात करेंगे हम ये थ्योरम यूज करेंगे। इस थ्योरम में हमने ये बात प्रूव की थी कि एफ कोई फ्री मॉड्यूल है तो उसकी बेसिस है, तो ये वाला जो नंबर 1 है ये इम्प्लाई करता है नंबर 4 को, और ये 4 क्या कहता है कि हर फ्री मॉड्यूल के लिए देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट एक्स, मतलब उसकी बेसिस, एंड ए फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एफ, देन फॉर एनी आर मॉड्यूल A and a function f from x to a, there exists unique R module homomorphism f bar from f to a। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट हम बार बार यूज कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि हर फंक्शन, यहाँ पे ये f जो है x से a तक, ये एक मैप है, फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। हो भी सकता है लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है कि होमोमॉर्फिज्म हो। हर एक फंक्शन जो कि x से a तक है, ये फंक्शन इंड्यूस कर देता है एक होमोमॉर्फिज्म। कैसा होमोमॉर्फिज्म? जो कि f से a तक होता है, और ये होमोमॉर्फिज्म किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि f बार इंटू आई इक्वल आ जाता है f के। यही चीज अब हम अपने आज के लेक्चर में यूज कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि f जो है ये फ्री है, और हमने ऊपर ये कहा था कि x क्या है, f की बेसिस है, और यहाँ पे हम ये भी शो कर चुके हैं कि x से f तक एक मैप है i। तो हम ये कह रहे हैं कि x से a तक एक मैप है h प्राइम, x से a तक एक मैप है h प्राइम, और ये जो h प्राइम है ये इंड्यूस कर देगा एक r मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, जो कि कहाँ से होगा, f से a तक होगा। जैसा कि यहाँ पे था कि x से a तक एक मैप है, और ये इंड्यूस कर देगा एक होमोमॉर्फिज्म, कहाँ से, f से a तक। तो इस वाले थ्योरम को, ये लेक्चर 16 वाले थ्योरम को यूज करते हुए हम ये कह रहे हैं कि हर फ्री मॉड्यूल के लिए ऐसा होता है कि अगर x से a तक कोई मैप है, जिसको हम यहाँ पे h प्राइम कह रहे हैं, तो f के फ्री होने की वजह से एक r मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हमें मिल जाएगा, h जो कि कहाँ से होगा, f से a तक होगा, सच दैट कि मैंने यहाँ पे ये पूरी डायग्राम बना दी इन सारे मैप्स को यूज करते हुए जो अभी तक हमने डिफाइन किए हैं। क्या है, x से f तक क्या था, i, x से a तक क्या था, h प्राइम, और f से a तक क्या है, h। तो ये वाली डायग्राम को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि h i इज इक्वल टू h प्राइम। यहाँ से यूं एरोज आ रहे हैं x से a तक, और यहाँ से x से a तक ये एरो आ रहा है, तो h प्राइम इज इक्वल टू h इंटू i। बिल्कुल ये इसी वाले थ्योरम को यूज करते हुए f बार i इक्वल टू f आया था। अब हमारे इस f का नाम जो है वो h प्राइम है, और इस f बार का नाम हमारे रिजल्ट में क्या है, h है। तो h i इज इक्वल टू h प्राइम। दिस इम्प्लाइज दैट, अब मैंने इसी को इसके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया कि h प्राइम ऑफ x इक्वल आ जाएगा h i ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू x। क्योंकि h प्राइम भी x से शुरू हो रहा है और h इंटू आई जो है वो भी x से शुरू हो रहा है, तो इसको x के एलिमेंट के ऊपर मैप किया जा सकता है। अब ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं कि h प्राइम ऑफ x जो है ये इक्वल है ax के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ax दिस इज इक्वल टू h i ऑफ x। कंसिक्वेंटली हमारे पास क्या आ जाएगा, g h i ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ h i ऑफ x। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको कंपोजिशन की फॉर्म में लिख दिया। अब h i जो है वो किसके इक्वल है, ax के इक्वल है, h i ऑफ x इज इक्वल टू ax। तो ये हमारे पास क्या बन गया, g ऑफ ax इज इक्वल टू f i ऑफ x। ये बात भी हमने ऊपर शो की थी कि g ऑफ ax जो है ये किसके इक्वल है, f i ऑफ x के। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि g h i इक्वल है f i के। दिस इम्प्लाइज दैट g h इज इक्वल टू f। तो यही हमें शो करना था असल में कि हमें f से a तक एक मैप मिले h सच दैट के g इंटू h जो है वो इक्वल टू f आ जाए। तो फिर हम ये कह देंगे कि ये जो f हमने फ्री मॉड्यूल लिया हुआ था ये असल में क्या है, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल है। तो हमने यहाँ पे वी हैव शोन एग्जिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम f टू a सच दैट कि ये वाली जो डायग्राम है जिसमें h हमें मैप मिल गया है f से a तक, ये कम्यूटेटिव है। मतलब कम्यूटेटिव कैसे है, हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि g इंटू h जो है वो इक्वल आ जाता है f के, हेंस f इज प्रोजेक्टिव। तो प्रोजेक्टिव होने के लिए हमें यही तो शो करना था कि हमें f से a तक एक मैप मिल जाए, और वो मैप क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हेंस f इज प्रोजेक्टिव। तो हमने शो कर दिया कि अगर f कोई भी फ्री मॉड्यूल है
तो सिर्फ और सिर्फ ये जो लेक्चर 16 वाला थ्योरम है, सिर्फ इस थ्योरम को यूज करके हम ये शो कर सकते हैं कि हर फ्री मॉड्यूल जो है वो प्रोजेक्टिव मॉड्यूल बन जाता है। हमारे पास क्रोलरी है, एवरी मॉड्यूल ए ओवर ए रिंग आर इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए प्रोजेक्टिव मॉड्यूल। तो जैसे हमने लेक्चर 17 में इसी थ्योरम की जो थ्योरम अभी हम 16 वाला यूज कर रहे थे, इसकी हमने क्रोलरी प्रूफ की थी ये कि एवरी यूनिटरी या सिर्फ मॉड्यूल भी कहा जा सकता है, एवरी मॉड्यूल ए ओवर ए रिंग आर इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री मॉड्यूल। अब आज हम ये शो कर चुके हैं कि हर फ्री मॉड्यूल जो है वो क्या है, प्रोजेक्टिव है। तो अब इस आज वाले थ्योरम को और ये जो हमारे पास पिछली क्रोलरी है, इन दोनों क्रोलरी और थ्योरम को कंबाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी मॉड्यूल ए ओवर ए रिंग आर इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ प्रोजेक्टिव मॉड्यूल, क्योंकि हम अभी ये शो कर चुके हैं कि हर फ्री मॉड्यूल जो है वो क्या होता है, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल होता है। तो एवरी मॉड्यूल ए ओवर ए रिंग आर इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए प्रोजेक्टिव मॉड्यूल। तो इस क्रोलरी का प्रूफ बहुत ही सिंपल है कि ये वाला थ्योरम और लेक्चर 17 वाली पहली क्रोलरी दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास ये एक नई क्रोलरी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट आर बी ए रिंग, the following conditions on an R module P are equivalent, के R module P के ऊपर ये जो following conditions हैं ये equivalent होंगी। क्या है सबसे पहली कंडीशन कि P is projective, अगर P प्रोजेक्टिव है तो दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस फॉर्म A से B, B से P, और ये मैप्स हैं मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स F और G, इज स्प्लिट एग्जैक्ट, कि हर शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस जो है वो स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। स्प्लिट एग्जैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका मतलब असल में ये होता है स्प्लिट एग्जैक्ट का कि बी जो सेंटर वाला मॉड्यूल है ये आइसोमॉर्फिक होता है साइड्स वाले दोनों मॉड्यूल्स के डायरेक्ट सम के, बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए प्लस बी। ये सिंपल प्लस नहीं है बल्कि क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी। नंबर 3 कंडीशन में क्या है, देयर इज अ फ्री आर मॉड्यूल एफ and an R module K such that F is isomorphic to K direct sum with P, के हर फ्री R मॉड्यूल F जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा K और P, क्या था, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल K और P के डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक होगा। तो तीनों कंडीशंस को इक्विवेलेंट शो करने के लिए हम 1 implies 2, 2 implies 3 और 3 implies 1 शो करेंगे। 1 implies 2 में हमने अगर सपोज कर लिया कि P इज प्रोजेक्टिव, तो 2 में हमें शो क्या करना है कि हर इस शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस असल में स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस है। मतलब P को हमने प्रोजेक्टिव सपोज कर लिया और हमने शो ये करना है कि ये जो B है ये आइसोमॉर्फिक है A और P के डायरेक्ट सम के। लेट P बी प्रोजेक्टिव मॉड्यूल एंड कंसीडर द डायग्राम। अब जो चीज हमने शो करनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम कंसीडर करते हैं। B से P और P से 0, ये तो हमारी सपोजिशन थी कि B से P और P से 0 ये क्या है, ये असल में ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एग्जैक्ट है, तो ये इतना पार्ट भी हम अगर कंसीडर करेंगे तो वो क्या है, एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे हमने P मॉड्यूल ही ले लिया ताकि हमें ये जो P और P के दरमियान मैप है इसको हम आइडेंटिटी मैप यूज कर सकें और जो चीज हम शो करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ प्रूव कर सकें। किस तरह से, सिंस P इज प्रोजेक्टिव देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि P जो है ये प्रोजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि P से B तक हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म होगा जिसको हम H का नाम दे सकते हैं, सच दैट कि डायग्राम कम्यूट करेगी। प्रोजेक्टिव की डेफिनेशन से हम ये कहते हैं कि P से B तक हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म होगा जिसको हम H का नाम देते हैं, तो G into H इक्वल आ जाएगा यहाँ पे जो भी मैप है जो कि इस वक्त क्या है, आइडेंटिटी के। Since P is projective, there exists a homomorphism H from P to B such that G into H is equal to IP. Hence, we have, तो finally हमारे पास क्या चीज आ गई कि अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में कंप्लीट लिखें, 0 से A से B, B से P और P से 0, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस था और हमें यहाँ पे P से B तक एक मैप जो कि H मिल गया था सच दैट कि G into H जो था वो इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ P आ रहा था। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस वाला, जो कि देख लेते हैं कौन से लेक्चर में, 15 से पहले।
14। अच्छा जी, ये वाला था हमारे पास सेक्शन नंबर 13 में। हमारे पास थ्योरम क्या है ये थ्योरम है कि इस थ्योरम में हमने क्या लिया था कि लेट आर बी ए रिंग, एंड ये हमारे पास क्या था, ये शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म था, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमने ये कहा था कि या तो हमें एक मैप मिल जाए h फ्रॉम c टू b सच दैट कि g इंटू h जो है वो इक्वल टू आई सी आ जाए, या फिर हमें मैप मिल जाए k फ्रॉम b टू a सच दैट k इंटू f इक्वल टू आई ए आ जाए। इन दोनों सूत्रों में फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है ये असल में स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस है, और स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस में हमने क्या शो किया था कि b इज आइसोमॉर्फिक टू a डायरेक्ट सम विद c। कौन सा एग्जैक्ट सीक्वेंस, जो कि हमें सबसे ऊपर गिवन था इस वाली स्टेटमेंट में, हमने ये शो किया था इसमें कि इस थ्योरम में कि ये जो b है ये आइसोमॉर्फिक टू a डायरेक्ट सम विद c आ जाता है, और इसके लिए हम ये शो कर चुके थे कि ये दोनों कंडीशंस भी इस बात के इक्विवेलेंट हैं। ये वाली कंडीशन हमें क्या बता रही है कि c से b तक g जो मैप है वो कहाँ से है, b से c तक। अब हमें एक मैप मिल जाए h फ्रॉम c टू b, h फ्रॉम c टू b सच दैट के g इंटू h जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ c आ जाए। अगर ये तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं तो हम इस थ्योरम को ऐसे यूज कर सकते हैं ना कि अगर ये पहली वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है कि तीसरी वाली जो कंडीशन है वो भी लास्ट में होल्ड करेगी। तो तीसरी कंडीशन हमें क्या बता देती है कि ये जो सेंटर वाला मॉड्यूल है ये आइसोमॉर्फिक है इसकी साइड्स वाले मॉड्यूल्स के डायरेक्ट सम के। सेंटर वाला मॉड्यूल इज आइसोमॉर्फिक टू ए डायरेक्ट सम विद सी। अब हम अपने थ्योरम पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमें इसी तरह की एक सिचुएशन नजर आ रही है कि a से b हमारे पास मैप f है, b से p जो है वो मैप g है, और अब यहाँ पे हमें p से b एक मैप मिल गया है p के प्रोजेक्टिव होने की वजह से, जिसको हमने h का नाम दिया है, और यही प्रोजेक्टिव ही होने की वजह से हमें ये भी पता चल गया है कि g इंटू h जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ये वाला मॉड्यूल p। तो अगर g इंटू h इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ p आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो b है ये आइसोमॉर्फिक होगा टू डायरेक्ट सम ऑफ a एंड p, जैसा कि हमने ये लेक्चर 13 वाले थ्योरम को यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे बाय यूजिंग, मैंने यहाँ सिर्फ थ्योरम लिख दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बोल के बता दिया है कि कौन सा थ्योरम मैं यूज कर रही हूँ, लेक्चर 13 वाला थ्योरम यूज कर रही हूँ। The above sequence is split exact sequence, that is b is isomorphic to direct sum of a and p। तो 1 implies 2 में हमने सिर्फ p का प्रोजेक्टिव होना यूज किया है, और ट्रिक हमने सिर्फ इतना सा यूज किया है कि ये डायग्राम इस तरह से कंसीडर करनी है कि हमारे काम की डायग्राम बने। ये p और यहाँ पे भी हमने p ले लिया था। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है, 2 implies 3। तो सेकंड कंडीशन और थर्ड है क्या, 2 में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है तो असल में ये स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस है। 3 में हमने प्रूफ ये करना है कि देयर इज अ फ्री आर मॉड्यूल f एंड एन आर मॉड्यूल k सच दैट f इज आइसोमॉर्फिक टू k डायरेक्ट सम विद p। अगर हमने 2 को सपोज किया हुआ है तो हम असल में ये शो करना चाहते हैं कि हमें 3 को शो करने के लिए एक तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा फ्री आर मॉड्यूल, और एक हमें k की एग्जिस्टेंस शो करनी पड़ेगी कि कोई मॉड्यूल k एग्जिस्ट करता है कि सच दैट f आइसोमॉर्फिक आ जाता है k डायरेक्ट सम विद p के। हम ये एग्जिस्टेंस कैसे शो करते हैं यहाँ देख लेते हैं। 2 implies 3, using 2 supposition to prove 3 we need only f free module and k some module by corollary हमारे पास क्या है, every module is homomorphic image of फ्री मॉड्यूल। जैसे कि आज ही के लेक्चर में हमने ये क्रोलरी पढ़ी कि हर मॉड्यूल जो है ये होमोमॉर्फिक इमेज है किसका, फ्री मॉड्यूल का। अच्छा सॉरी, आज के लेक्चर में नहीं, हमने पीछे पढ़ा था ये लेक्चर नंबर 16 में, सॉरी लेक्चर 17 में, कि एवरी मॉड्यूल इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ फ्री मॉड्यूल। इस वाली क्रोलरी को हम यूज करेंगे तो क्या होगा, वी एज्यूम दैट p इज, अब क्योंकि हर मॉड्यूल जो है उसको हम कह सकते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ f, तो हर मॉड्यूल की जगह पे हम अपना p यूज कर लेते हैं।
we assume that P is homomorphic image of some free module F. तो अगर P जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। होमोमॉर्फिक इमेज होने का मतलब ये है कि G एक मैप होगा जो कि F से P तक, और वो क्या होगा, एपीमॉर्फिज्म होगा। ये होमोमॉर्फिक इमेज होने की वजह से P क्योंकि F का होमोमॉर्फिक इमेज है, तो हमें F से P तक एक मैप मिलेगा जो कि क्या होगा, एपीमॉर्फिज्म होगा। अब क्या है, देन 0 टू कर्नल G से F, F से P और P से 0, ये हमारे पास क्या होगा, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि G जो है ये एपीमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बड़ी आसानी से बन जाता है। एग्जैक्ट सीक्वेंस होने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि कर्नल ऑफ G जो है वो इक्वल टू इमेज ऑफ I आ जाए। अब इमेज ऑफ I जो है, I क्योंकि आइडेंटिटी मैप है, यहाँ फिर हम इंक्लूजन यूज कर रहे हैं। इंक्लूजन किस तरह से कि कर्नल ऑफ G कहाँ से है, F से P तक है। कर्नल ऑफ G क्या है, ये F का सबसेट होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर सबसेट से सेट तक हम जो मैप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो कौन सा मैप होता है, इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप क्या है, आइडेंटिटी मैप है। आइडेंटिटी मैप क्या करता है, इस सेट के हर एलिमेंट को अपने आप के ऊपर मैप कर देता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आई है कर्नल G से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो इमेज का सेट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, कर्नल G के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज तो हमने शो करनी होती है कि इमेज G कर्नल G इज इक्वल टू इमेज I। तो यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से ये पता चल रहा है कि इमेज I इक्वल आएगा कर्नल G के। तो अगर हमारे पास ये एक एपीमॉर्फिज्म है G फ्रॉम F टू P, तो ये हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जो कि एग्जैक्ट होगा 0 टू कर्नल G से F, F से P और P से 0। लेट K इज इक्वल टू कर्नल G। अगर हम कर्नल G को K का नाम दे दें तो ये सीक्वेंस हमारे पास किस तरह का सीक्वेंस बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, 0 से K, K से F, F से P और P से 0 इज एग्जैक्ट सीक्वेंस। बाय सपोजिशन 2, अब जो 2 हमने सपोजिशन ली हुई है, उस सपोजिशन के मुताबिक क्या हमें पता चलता था, अगर हमारे पास इस तरह का एक एग्जैक्ट सीक्वेंस है तो असल में ये स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस है। मतलब हम लिख सकते हैं F इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ K एंड P। तो हमारी सपोजिशन से हमारे पास ये चीज आ गई कि F इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ K एंड P। अब हमने शो करना है 3 implies 1। 3 implies 1 में हमें सपोज किया हुआ है कि एक फ्री मॉड्यूल है F जो कि इस तरह से आइसोमॉर्फिक है K प्लस P के, और 1 में हमने ये शो करना है कि ये वाला जो P है ये असल में प्रोजेक्टिव मॉड्यूल है। तो हमारी 3 जो है वो सपोजिशन है और P को प्रोजेक्टिव शो करना है। तो प्रोजेक्टिव शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक यूं की डायग्राम कंसिडर करते हैं और कंसिडर करने के बाद हम शो करते हैं कि P से A तक कोई मैप होगा। वी नीड टू फाइंड H फ्रॉम P टू A सच दैट कि ये डायग्राम कम्यूट कर जाए, मतलब G इंटू F जो है वो इक्वल टू F आ जाए। अब ये जो मैप हमें H ढूंढना है उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं मैप डायग्राम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये A से B से 0, P से B जो हमारे पास मैप है ये F है। F से P तक हम मैप यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने जो नंबर 3 एज्यूम किया हुआ है उस हमारी सपोजिशन में F असल में आइसोमॉर्फिक है K और P के डायरेक्ट सम के। तो डायरेक्ट सम से इसके एक कंपोनेंट तक हम मैप यूज कर सकते हैं पाई, और एक कंपोनेंट से डायरेक्ट सम तक जो मैप होता है उसको हम यूज कर सकते हैं ईटा। तो हम यहाँ सिर्फ F का यूज नहीं कर रहे बल्कि F के आइसोमॉर्फिक होना यूज कर रहे हैं K प्लस P के। तो डायरेक्ट सम से एक कंपोनेंट तक मैप पाई यूज किया जा सकता है, एक कंपोनेंट से डायरेक्ट सम तक मैप ईटा यूज किया जा सकता है। ये हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। तो हमें असल में ये वाला मैप P से A तक H ढूंढना है, जिसके लिए हम इस वाली पूरी डायग्राम को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सिंस F इज प्रोजेक्टिव, हमें ये पता है कि हर फ्री मॉड्यूल जो है ये प्रोजेक्टिव होता है। तो F के प्रोजेक्टिव होने से F से A तक एक मैप होगा H1। देयर एग्जिस्ट H1 फ्रॉम F टू A सच दैट के ये जो डायग्राम है F से A से B ये और B से दोबारा F ये कम्यूट करेगी किस तरह से कि F से A मैप आ रहा है H1,
ए से बी मैप जा रहा है जी, और एफ से बी कौन सा मैप आ रहा है, एफ से बी। अगर आप नोट करो तो एफ से पी एक मैप आता है पाई, और पी से बी मैप आता है एफ। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इंटू पाई। तो ये एफ के प्रोजेक्टिव होने की वजह से हमें क्या पता चला कि एफ से ए से बी और एफ से बी तक जो डायग्राम है ये कम्यूटेटिव डायग्राम है। तो कम्यूटेटिव होने की वजह से हमें ये पता चला GH1 इज इक्वल टू एफ इंटू पाई। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो मैप एच है ये असल में किसके इक्वल है, हम इस H1 को उसमें यूज करेंगे। एच आप नोट करो कहाँ से है, पी से ए तक। पी से ए तक जाने का और कौन सा रास्ता है, एक ये रास्ता है कि पी से हम एफ चले जाएं, एफ से ए आ जाएं। पी से एफ कौन सा मैप जा रहा है, ईटा जा रहा है, और एफ से ए कौन सा मैप आ रहा है, H1 आ रहा है। तो इन दोनों की कंपोजिशन को हम कैसे लिखेंगे, H1 इंटू ईटा। तो हम H जो है जिसको हमने P से A तक डिफाइन करना है, इसको हम इसी तरह से डिफाइन कर लेते हैं, जो P से A तक दूसरा रास्ता है उसको यूज कर लेते हैं। वो क्या है, हम कहते हैं लेट H इज इक्वल टू H1 ईटा फ्रॉम P टू A। तो फिर क्या होगा, हमें अब ये शो करना है कि G इंटू H जो है वो इक्वल टू F आ जाए। तो G इंटू H इज इक्वल टू H की जगह पे हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, GH1 ईटा दिस इज इक्वल टू H1 ईटा, सॉरी GH1 जो है वो किसके इक्वल था, F पाई के इक्वल था। हमने यहाँ पे इस अगले स्टेप में GH1 की वैल्यू पुट कर दी, F पाई, ये ईटा इसी के तरह ऐसे ही पड़ा रहा। अब मैंने पहले भी एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि पाई और ईटा जो है वो एक दूसरे के इनवर्स मैप्स हैं। यहाँ हम एरोज से भी देख सकते हैं, देखो पाई का एरो इधर को, ईटा का एरो इधर को, जो एक दूसरे के इनवर्स मैप्स हैं तो ये इसको आइडेंटिटी बना देते हैं। तो पाई इंटू ईटा आइडेंटिटी बनेगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, एफ बच जाएगा। तो हमने ये शो कर दिया कि जी इंटू एच जो है वो इक्वल आ जाता है एफ के। तो ये जो पी है ये क्या है, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है, लेट आर बी ए रिंग, ए डायरेक्ट सम ऑफ आर मॉड्यूल्स समीशन पी आई इज प्रोजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ ईच पी आई इज प्रोजेक्टिव। कि ये डायरेक्ट सम प्रोजेक्टिव होगा अगर सारे के सारे पी आई जो हैं ये प्रोजेक्टिव हैं। इसी तरह से क्योंकि इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है तो हम ये कहेंगे कि अगर सारे अगर डायरेक्ट सम प्रोजेक्टिव है तो हर ईच पी आई को भी प्रोजेक्टिव होना चाहिए।